नमस्कार मित्रों, पूर्वा मंथन में आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरा वीडियो इसके पहले किसान कानून 1 पे था और काफ़ी लोगों ने उसको एक दिन में देखा, सराहना भी उसकी जो है। आज मैं किसानों का जो दूसरा कानून है, किसान कानून, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मुख्यतः इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से आप जाना जा रहा है या आप कह सकते हैं। इसी जो दूसरा जो जो कानून का भाग है, इसी के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियाँ हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हो जाएगा, किसानों की ज़मीन ले ली जाएगी और उसका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये सब तरह-तरह की डिबेट पूरा चल रहा है। फेसबुक से लेकर के ट्विटर पे, सोशल मीडिया, न्यूज़ एंकर जो लोग भी हैं, सब लोग इसी पे लगे हुए हैं जो है। तो मेरा इतना ही काम है कि कानून के बारे में आपको अवगत कराना जो है। देखिए, अगर आप लोकतंत्र में हैं और अगर आप एक सामाजिक आदमी हैं, तो आपको हर चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। आप आंदोलन के बारे में जानिए, किसानों की मांग क्या है उसको भी जानिए और जो कानून आए हैं उसको भी जानिए, तभी आप संतुलित एक विचार बना पाएँगे। नहीं तो हम अगर एक पार्टी के खाँची में बटेंगे तो कोई भाजपा में हो जाएगा, कोई कांग्रेस में हो जाएगा, कोई किसी और पार्टी में हो जाएगा और इससे अस्पष्ट चीज़ें आपके सामने नज़र नहीं आती हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि जो भी ये कानून है, जो दूसरा कानून है, मैं पहला कानून इसकी पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ये दूसरा जो कानून है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से कह सकते हैं मोटे तौर पे जो है, मैं उसके बारे में आपसे बताऊँगा। और चूँकि ये सारे लोगों को जानकारी इसको लेनी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुँचे और इस आंदोलन को समझ सकें कि ये आंदोलन किसानों का वास्तविक है या राजनीतिक है। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये बिल है क्या जो है। देखिए, जो इस कानून का जो नाम है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस 2020 2020, इसको अगर हिंदी में कहें हम कि किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण का ये एग्रीमेंट है। किस पे? तो प्राइस एश्योरेंस माने कि कीमत का आश्वासन और फार्म सर्विस यानी कि जो किसान का जो फार्म है उस पे जो हम सेवाएं दे रहे हैं उसके बीच का ये एग्रीमेंट है जो है। एक एक तो हो गया कीमत का और एक सर्विस का हो गया जो है, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुल ये जो कानून बना है इसमें कुल 11 बिंदु हैं। उन्हीं 11 बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो है, क्योंकि हमको कानून से न इधर जाना है न उधर जाना है। कानून की बात आपसे मैं बताऊंगा। मेरा काम भी बस इतना ही है। वो कानून कितना सही है कितना गलत है ये उस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। देखिए, पहला जो है वो एग्रीमेंट है, किसके किसके बीच में है? किसान और स्पॉन्सर के बारे में, फार्मर और स्पॉन्सर के बारे में। जो स्पॉन्सर जो किसान से जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो दो तरह का होगा। एक तो ये कि वो किसान का क्या उत्पाद है, माने वो जो भी वो खेती कर रहा हो, आलू हो, चना हो, गन्ना हो, अगर फल सब्जी उगाता है तो उसका हो, या कोई भी चीज़, जो भी कृषि उत्पाद जो पिछले वीडियो में हमने बताया, जैसे उसमें पोल्ट्री भी हो सकता है, डेयरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक वो प्रोड्यूस हो गया और उस प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए जो किसान काम करता है उसमें वो सर्विस भी प्रोवाइड करे। यही दो एग्रीमेंट जो है, फार्मर और स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब एक तरह से उसको आप ठेकेदार कह सकते हैं, जो जो आप आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है खेती का। तो दो हो गया। एक हो गया जिसे कि अगर आपको सपोज कर लीजिए कि आपको गुलाब की खेती करनी है, तो गुलाब की खेती वो उत्पाद हो गया, किसान फसल एक तरह से उत्पाद हो गया वो जो है। और इसकी जो हम सेवाएं देंगे, सेवाएं मतलब कि उसमें क्या खाद लगेगा, क्या बीज लगेगा, कितनी उसको पानी देनी होगी, क्या पेस्टिसाइड देना होगा, उसके लिए हम कौन सा साइंटिफिक चीज़ और देंगे जो है। तो ये जो सेवाएं हैं उस उत्पाद को अच्छे तरह से उत्पादन करने के लिए, ये सब का सब उस कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, उस स्पॉन्सर और किसानों के बीच में जो है। तो हमें अब आशा है कि आप एग्रीमेंट क्या है, किसके बीच में, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ है कि ये जो एग्रीमेंट है उसकी समय क्या है, पीरियड। दूसरा पॉइंट क्या है, पीरियड का, कि कितने समय तक का एग्रीमेंट होगा। तो देखिए, इसमें
दो तरीके हैं। पहला जो है वो ये है कि एक क्रॉप सीजन से दूसरा क्रॉप सीजन, यानी कि एक फसल का जो मौसम होता है उससे और दूसरे, यानी कि कुल मिला-जुला के देखें एक फसली सीजन कह सकते हैं। कम से कम एक फसली सीजन और अधिक से अधिक 5 वर्ष का ये अनुबंध जो है वो किसान और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में हो सकता है। और ये तो फसल का हो गया। वैसे ही अगर मान लीजिए कि जैसे कोई पिगरी का काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो पिगरी में क्या होगा, जैसे कि अगर जो सूअर है वो भी तो सीजन में उनके भी बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा करता है वो। तो ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो है, तो इसमें क्या होगा कि एक ब्रीडिंग पीरियड, कम से कम एक ब्रीडिंग पीरियड और मैक्सिमम जो है 5 का कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों में जो है, वो किसान में और कॉन्ट्रैक्टर में जो है। तो ये दोनों का ये मतलब हो गया जो है, पीरियड की कितने समय के लिए होगा। तीसरी बात आती है कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ लिखा पढ़ी होती है जो है। तो ये भी एक एक सरकार द्वारा एक मॉडल, जैसे होता है ना, जो जैसे हम कोई फार्म भरते हैं तो उसमें सब कुछ डिटेल डिटेल आपका नाम, गांव, पता ये सब लिखे रहता है। वैसे ही एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक हो जाएगा, हमारे आप किसान है उसके बीच में जो फसल का नाम हो गया, पीरियड हो गया, वैल्यू हो गया, ये सब एक एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो है। और उसमें वो उसको भर करके और वो जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे देना होगा जो है। इसमें सरकार जो एक जगह लिखी है कि सरकार कर सकती है एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक इस पे कुछ सुझाव भी आए हैं, और ये मैं की जगह कि सरकार को करना ही होगा, ये होना चाहिए क्योंकि देखिए किसान बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, और पता लगा कि आप बहुत से जटिल भाषा में कोई चीज़ लिख दिए और उसे साइन करवा लिया और बाद में वही चीज़ आप कोर्ट में लेके जाएंगे तो किसान फंस सकता है। तो मोटा मोटी जो जो चीज़ें हैं उसमें 5, 7, 8, 10 लाइन जो भी है वो स्पष्ट रूप से लिखा हो, और तब उस पर हस्ताक्षर करा के उसका अग्रीमेंट कराया जाए, ताकि किसान के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी बाद में न होने पाए। तो ये एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट सरकार को अपने तरह से बनाना चाहिए, वो केवल किसान और जो कैंडिडेट करे उसके ऊपर न छोड़े जो है, ये मेरा कहना है जो है। दूसरी बात है कि इसका जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है ये बहुत बढ़िया है, और इस पर देखिए जो तमाम तरह की जो आशंकाएं हो रही हैं बहुत निर्मूल हैं जो है। दो तरह की हैं इसमें प्राइसिंग मैकेनिज्म जो है। पहला ये है कि आप फसल उत्पादन करने के पहले ही कॉन्ट्रैक्टर से आप ये फिक्स कर लें कि जैसे मान लीजिए कि आप टमाटर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो टमाटर की जो आपकी फसल जो होगी उसकी कीमत पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर से आप तय कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने 15 रुपया किलो के हिसाब से आपने तय कर लिया कि हम 1 किलो टमाटर का दाम 15 रुपया जो है देंगे, ये तय हो गया आपका। अब देखिए इसमें ये एक पहलू जो किसान के विपरीत जा सकता है वो ये कि हो सकता है कि उस साल टमाटर का उत्पादन कम हो जाए और वैल्यू उसकी बढ़ जाए। तो आप 15 रुपया के हिसाब से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वैल्यू मार्केट में चल रहा है 20 रुपया, 25 रुपया, तो उसमें किसान को कुछ ठगा महसूस करेगा। तो ये किसान के पास ऑप्शन है उसमें जो है कि चाहे तो आप पहले से ही फिक्स कर लें पूरा का पूरा सौदा, या कुछ जो है कुछ पोर्शन में। अब जैसे मान लीजिए कि आपका उत्पादन सपोज कर लीजिए कि 100 कुंतल हुआ आलू का जो है, तो 100 कुंतल आलू में पहले से आप फिक्स हो जाएगा 20% या 30%, भाई हम इस रुपये पे 15 रुपये पर लेंगे, बाकी जो है हमारा जो है फ्लोटिंग होगा, मार्केट का जो रेट होगा उसके अनुसार से हम करेंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी कीमत पे किसान को कम दाम पे अपना सौदा नहीं बेचना है। तो ये किसान का हक है, और इसीलिए ये जो बिल का नाम ऊपर दिया गया है किसान सशक्तिकरण, वो इसीलिए है कि किसान सशक्त हो। पहले क्या होता था, आप जब एपीएमसी में जब जाते थे वहाँ पे किसान बेचारा होता था। बेचारा क्यों हो जाता? एक तो कि अपने वो फसल का दाम नहीं लगा पाता था, वहाँ 5 लोग मिल करके पहले से दाम लगाते थे, जो दाम लगा जाए उसको उसी दाम पे बेचना होता था। दूसरा शोषण क्या होता था कि उसको कोई और ऑप्शन नहीं था बाजार में जाने के लिए। तो सरकार ने दोनों को ही इस बिल ला करके ये सुविधाएं दी हैं, और इसीलिए किसान का सशक्तिकरण और संरक्षण दोनों ही ये कानून करता है जो है। तो ये प्राइस मैकेनिज्म हो गया। पांचवा जो चीज़ है डिलीवरी पेमेंट, मतलब कि किसान का कोई सौदा अगर हुआ
आज सौदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके फसल के उत्पाद का, तो उसी दिन उसको डिलीवरी जो है उसको मिल जाएगी पेमेंट का। लेकिन मान लीजिए कि कोई प्रोसीजरल डिले हो गया। प्रोसीजरल डिले का मतलब जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आज का दिन है, फ्राइडे है और आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को तो बैंक बंद रहेंगे, कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा पैसे का जो है। 16 को मान लीजिए कि कोई और भी छुट्टी हो गई, 17 को संडे हो गया, तो किसी भी हालत में 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी डिलीवरी देनी है। और यही नहीं, लिखित संदेश किसान तक पहुंचाना है उस कॉन्ट्रैक्टर को कि इतना पैसा दे दिए हैं, इतना पैसा बाकी है और 3 दिन के अंदर आपको पैसा ये पेमेंट पूरा का पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये गारंटी है, प्राइस में भी और डिलीवरी में भी, कि उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी कोई कॉन्ट्रैक्टर कर नहीं सकता। ये कानून में लिखा गया है, जो ये प्रावधान है जो है। जो छठी बात है जिस पर कि सबसे ज़्यादा हल्ला है कि किसान का खेत, किसान की ज़मीन जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो लेकर चला जाएगा, एकदम निराधार है। ये अगर आप इस बिल को अगर आप पढ़ें तो ये छठवां, मैं बता रहा हूँ, ये छठवां बिंदु है कि किसान के साथ जो भी समझौता होगा उसके केवल उत्पाद पे हो, उसके केवल फसल पे हो सकता है। अगर सपोज कर लीजिए कि फसल के अलावा कोई, हम अभी जैसे कि नाम लिए, जैसे कि पिगरीज हो गया, आपका पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया। अगर डेयरी में जैसे क्या है, गाय भैंस है, तो वो गाय भैंस का वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो दूध का कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही जैसे कि फसल का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो खेत का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी कीमत पर आपका खेत, किसान का खेत, वो जो स्पॉन्सर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो नहीं लेने वाला है जो है। अगर कोई उसको स्ट्रक्चर खड़ा करना है, हो सकता है कि जैसे 100 एकड़ की ज़मीन हो और जो स्पॉन्सर है उसको उस जो टमाटर जो उत्पादन हुआ है उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, हो सकता है कि वो खेत के पास ही रखना चाहता हो। तो अगर किसान और कॉन्ट्रैक्टर दोनों में आपस में समझौता हो जाए कि भाई एक स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा कर देते हैं, एक सपोज कर लो कि एक बड़ा टीन शेड ही वो ईंट रख करके दीवार और टीन शेड डाल दे ताकि वहाँ पे एक टमाटर रह जाए, एक आदमी वहाँ पे उसकी सुरक्षा में लगा दिया जाए। तो ये उनके आपसी समझौते का है। तो एक स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा हो सकता है जो परमानेंट नहीं होगा जो है, ठीक है। लेकिन अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा हो गया दोनों के समझौते से, किसके, किसान और वो स्पॉन्सर के समझौते से जो है, ठीक है, और बीच में अगर वो स्ट्रक्चर नहीं चाह रहा है किसान, उसको तोड़ना है या उसको हटाना है, तो ये स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है कि उसको हटाए। स्पॉन्सर के खर्चे से वो जो है वो स्ट्रक्चर जो खड़ा है वो हटाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो स्ट्रक्चर जो है पड़ा भी रहता है, वो नहीं भी हटाता है, तो ये स्ट्रक्चर का जो मालिक होगा वो किसान होगा, न कि स्पॉन्सर होगा। देखिए पूरी बहुत क्लियर कानून में ये सब बातें लिखी हुई हैं कि किसी भी कीमत पे जो ज़मीन है, जो किसान का ज़मीन है, वो उसका ही रहेगा, उस पर किसी का भी हक नहीं रहेगा। अगर उस पर स्ट्रक्चर वो स्पॉन्सर खड़ा कर ले तो भी, गिराना है तो भी उसके पैसे से ही वो स्ट्रक्चर गिरेगा जो है। तो हमें आशा है कि आप जो है इस भ्रांति में नहीं पड़ेंगे कि किसान की ज़मीन कोई ले लेगा। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां पता नहीं क्यों सही तथ्यों को सामने नहीं लाती हैं और इससे उन्हीं का नुकसान होता है। जब जनता जब हर चीज़ जो जानती है तो एक तरह से ये मान लिया जाएगा कि भैया ये अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। और अगर आप देखिए कि जब से पुलवामा अटैक हुआ, चलो पुलवामा अटैक हो, चाइना वाला एग्रेशन हो, आपका जीएसटी हो, सब चीज़ों में भ्रम फैला करके विपक्षी पार्टियों ने जो है एक तरह से सरकार पे धावा बोलने का काम किया। और ये देखिए ये कानून में भी ऐसे ही है। कृषि कानून ये अब तक जितने भी सुने हैं इसमें कोई ऐसा पॉइंट मिला आपको जो बताता हो कि ये किसान के विरोधी है? फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा होता कि इसमें कुछ संशोधन लेके आते, जो कुछ चीज़ें हैं जो सरकार भी समझ रही है और संशोधन कर भी रही है संसाधन, ये भी कभी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। जो आज मेरा बस यही इतना ही काम है कि जो ये बिल आया है उसके बारे में बता देना। तो मैं अब तक ये 6 पॉइंट बता चुका हूँ। 7वां पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन का। केंद्र सरकार ने इस सारे राज्यों को ये छूट दी है कि आप अपने ढंग से रेगुलेट करने के लिए
इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन कौन? जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो प्राइवेट प्लेयर है, उनका आप काम कर सकते हैं जो है। अब तक इसमें टैक्स लगाने की व्यवस्था नहीं थी। विपक्षियों की मांग और ये किसान आंदोलन का एक प्रतिफल था कि ये सरकार भी अब ये समझ रही है कि नहीं, एक जो है टैक्स उन पे भी लगेगा, ताकि वो ऐसा ना हो कि मनमानी हो जाए, आज यहाँ और कल वहाँ चले जाएं। तो ये भी एक आया है सुझाव और उसको भी मान रही है। तो एक रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है वो राज्य सरकारों को किस केंद्र ने वो छोड़ दिया हुआ है। सातवां है, देखिए एक पॉइंट आता है फोर्स मेजोर करके। फोर्स मेजोर इसका शाब्दिक हिंदी मैं अर्थ नहीं बता पा रहा हूँ। इसका अर्थ का मतलब है कि वो साधांश जो है कि इसका वर्जन हिंदी में क्या होगा, लेकिन मतलब उसका ये है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी घटना जो आपके नियंत्रण में न हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई फसल उगा लिया और एक बार नदी में बाढ़ आ गया, नदी किनारे मेरा खेत है, तो बाढ़ तो हमारे हाथ में है नहीं, वो प्रकृति की चीज़ है और वो पूरा का पूरा फसल नष्ट हो गया। तो इसमें दोष किसी का नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का भी नहीं है, किसान का भी नहीं है। तो ऐसे केसेज में वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से वो रद्द माना जाएगा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है जो है। तो ये इसको बोलते हैं फोर्स मेजोर जो है। अगला जो पॉइंट है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, अगर दोनों में, किसमें, किसान में और जो स्पॉन्सर है उसमें कोई तरह का विवाद होता है, तो जैसे कि हम पहले वाले अपने कानून, जो पहला कानून था और जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ। उसका प्रक्रिया ये है कि दो स्तर पर इसका निराकरण होगा। पहला स्तर पर ये कि वो एसडीएम के स्तर पर कि ये कोई काउंसलर होंगे जो दो व्यक्ति स्पॉन्सर की तरफ से, दो व्यक्ति जो है वो किसान की तरफ से आपस में समझौता कर देंगे। अगर मामला सलट गया तब तो ठीक है, और नहीं तो एसडीएम अपने इक्विवेलेंट किसी अधिकारी को नियुक्त करेगा और उसके अंडर में ये किसान के लोग और उधर के लोग वकील मिल करके, और एक इसमें एक्सपर्ट भी हो सकता है जो कृषि से संबंधित हो, वह एक अपने निष्कर्ष निकालेंगे और 1 महीने के अंदर इस विवाद को सुलझाएंगे जो है। अगर संतुष्ट नहीं हुआ कोई पार्टी, चाहे वो स्पॉन्सर या किसान, तो फिर वो अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर करेगा और वह एक फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल में उसका इसी के आधार पे वहाँ भी निराकरण हो जाएगा। देखिए सरकार ने ये रखा है, हालांकि जो विपक्षी हैं और किसान जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, इसको उन्होंने कहा कि इसको न्यायालय में जाने दिया जाए। तो सरकार का ये सोचना था कि न्यायालय में जाएगा तो देरी होगी, और यहाँ आप सब जानते हैं न्यायालय में न्याय कैसे मिलता है। एक न्याय को पाने में हजारों, महीनों क्या कई सालों लग जाते हैं, और अगर कोई आदमी ताकतवर है तो उसको न्याय नहीं मिलता है। कोई अपराधी है इसीलिए वो हर चीज़ से वो छूट जाता है, उस पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि देखिए न्यायालय तो दो ही चीज़ पे देगा, एक तो साक्ष्य पे देगा, एक गवाह पे देगा, दोनों ही नहीं मिलेगा उनके कोई होगा तो मेरा तो ये भी सुझाव है कि न्यायालय वाला चीज़ छोड़ करके जो सरकार का जो एसडीएम और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला जो ये फैसला है, इस पर भी विचार करें। इसमें कुछ चीज़ें और थोड़ा सा जोड़ दें, एक्सपर्ट को लगा दें या कोई और तरीका लगाएं कि ताकि इसमें निश्चित रूप से कोई हल बढ़िया हो जाए। खैर ये कानून की बात थी, अब इसमें क्या आगे होगा ये तो कहने वाली बात है। अगला जो पॉइंट है डिस्प्यूट का सेटलमेंट, अभी ये जो डिस्प्यूट हुआ वो और इसका सेटलमेंट, ये दोनों जो है वो कोर्ट के माध्यम से होगा। जो पेनाल्टी कैसे लगाना जाए, जिसे मान लीजिए कि किसान और जो स्पॉन्सर है, कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें गलती हो गई, मान लीजिए कि स्पॉन्सर की गलती से ये कॉन्ट्रैक्ट अगर रद्द होता है, ठीक है, तो इसमें इस कानून में सीधा लिखा हुआ है, प्रावधान है कि कुल कीमत का 1.5 गुना पेनाल्टी स्पॉन्सर को देना है। जरा आप इसको ध्यान से सुनिए कि अगर गलती स्पॉन्सर की है कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने में,
तो कुल कीमत का अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट दोनों का बीच का हुआ है 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये का हुआ है कि 2 लाख उत्पादन होगा, उसका हम एवज देंगे जो है, तो 2 लाख का 1.5 गुना यानी कि 2 1.5 3 लाख का जुर्माना स्पॉन्सर के ऊपर लगेगा। लेकिन अगर गलती किसान की होती है तो किसान के ऊपर 1 पैसे का जुर्माना नहीं है। जरा देखिए किसान की कितनी संरक्षण की बात ये सरकार ने किया है, उसके ऊपर 1 पैसे का जुर्माना नहीं है। जो भी उसका वहाँ पे निवेश हुआ है, वो निवेश उतना करता ही कहाँ, वो तो जो फार्म एडवाइस वगैरह होते हैं वही वो देता है जो है किसान को, तो जो है तो जो उसका वो निवेश हुआ है उतना ही उसको बस लौटाना है, वो पेनाल्टी नहीं कहेंगे जो है। तो यह एक बहुत बड़ा संरक्षण है किसान का कि अगर कोई सौदा रद्द होता है कॉन्ट्रैक्ट किसान और स्पॉन्सर के बीच में, तो अगर पेनाल्टी 1.5 गुना उसको देना होगा स्पॉन्सर को अगर उसकी गलती होती है तो, और किसान को 1 पैसा भी पेनाल्टी के रूप में नहीं देना है। ठीक है। अब आता है एक शब्द जो है एग्रीगेटर। देखिए अभी कल जो है वो कहीं 25 दिसंबर को मोदी जी कहीं संवाद कर रहे थे और महाराजगंज जिले का कोई किसान था, वो एग्रीगेटर था जो है। एग्रीगेटर क्या होता है मैं इसको आपको समझा दूं जो है। देखिए नाबार्ड तो आप नाम सुने ही होंगे आप लोग। एफपीओ का मतलब हो गया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इस एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कई किसानों को संगठित होकर काम करने का ये अवसर प्रदान करता है जो है। जैसे कि अब मान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा खेत होगा तो वो 2 बीघा खेत वाले से तो बात नहीं करेगा ना, उसको तो ज़्यादा एकड़ ज़मीन चाहिए। तो होगा क्या कि गांव में कोई एक ऐसा आदमी होगा जो बहुत विश्वास पात्र होगा, ईमानदार होगा और उसके रसूख वाला होगा। उसके कहने पे गांव के 20 25 50 जो किसान है वो उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे कि भाई ऐसा किया जाए कि हम जो लोग सोच रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाए, उससे ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और ये चीज़ें हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों का, उसको एफपीओ बोलते हैं। और उसको जो लीड करेगा उसको हम बोलते हैं एग्रीगेटर। ठीक है। एग्रीगेट का मतलब ये होता है इकट्ठा करना, एग्रीगेटर मैंने इकट्ठा करने वाला। तो जो ये कौन होगा, हो सकता है कि गांव का ग्राम प्रधान हो जाए या कोई गांव का बहुत मानिंदा आदमी हो जाए जिसकी बात सब लोग मानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्टर पे विश्वास करना ये तो बड़ा कठिन काम है। और वो विश्वास फिर जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो वो 1 बीघे 2 बीघे की खेती तो करेगा नहीं। 1 बीघे 2 बीघे में क्या होगा उसको जो है, कोई सपोज कर लीजिए कोई अगर छोटा मोटा उसको उद्योग भी लगाना हुआ अगल बगल, आज समझ के लिए आप आलू की खेती कर रहे हैं या टमाटर की खेती कर रहे हैं, उसको सॉस बनाना है या चिप्स बनाना है तो उसको तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए ना। कई हज़ार कुंतल की आलू की ज़रूरत पड़ेगी जो है, वो तो ज़्यादा खेत चाहिए जो है। तो ज़्यादा खेत करने के लिए वो हर आदमी से अगर मिले उससे बढ़िया है कि कोई एक आदमी अगर इरीगेटर टाइप का मिल जाएगा तो उससे बात कर लेगा, उसको भी आसानी होगी। और किसानों को राहत ये है कि उसको एक विश्वासपात्र आदमी है जिस पे विश्वास करेगा और वो कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगा जो है। तो ये एग्रीगेटर का काम ये है कि किसानों को संगठित करके एग्रीमेंट का बेस बनाना। तो आप आज के सामने मैंने ये सब जो किसान बिल था, ये जो दूसरा जो कानून था मैंने आपके सामने रख दिया। अब भी कोई मन में अगर आपको आशंका लग रहा है कि सरकार जो है ये जो बिल ला रही बिल का ये कानून जो बनाई है ये किसान के हित में नहीं है, तो आप खुद से सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जगह जहाँ किसान केवल एक जगह जाता था एपीएमसी में, उसको इतनी चॉइसें हैं वो कहाँ जाए, तो उसको सशक्तिकरण कहाँ होना है, एपीएमसी के मार्केट में या ये नए वाले में। स्वभावतः है कि नए वाले में जो है उसको संरक्षण कहाँ मिलेगा, एपीएमसी में जहाँ 10 लोग बिचौलिया बोली लगाते थे और वह चुपचाप सुनता था किसान, या यहाँ पे जहाँ कीमत खुद का लगा रहा है। ये संरक्षण भी है, सशक्तिकरण भी है। और देखिए कुल मिला जुला करके
जो किसी कानून आया है इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य देखिए ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, टिकाऊ खेती करना है, टिकाऊ फार्मिंग करना है। टिकाऊ फार्मिंग का मतलब क्या है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी इसका लाभ मिले, केवल हम ही लाभ न ले लें। पता लगा कि हम लोग की जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाएं, आने वाली पीढ़ी है तो फिर वो बैठ के रोए। समझ में आ रहा है ना? आने वाले 10, 15, 20 वर्ष में देखिएगा पंजाब की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। वहाँ का वाटर लेवल गेहूं और धान की फसल उत्पादन करते करते बहुत नीचे चली गई है। वाटर की स्कैर्सिटी जब वहाँ पे हो जाएगी तब फिर वही ये लोग जो एमएसपी का हल्ला कर रहे हैं लोग, ये लोग दौड़ करके ये सब काम करेंगे जो जो बाकी किसान कर रहा है। अरे भाई और भी तरीके हैं, हम कह रहे हैं कि आप हर्बल जो मेडिसिन है आजकल के उनकी खेती कीजिए, आप जो वेजिटेशन है उनकी कीजिए, तमाम तरह के जो फल सब्जियां हैं उनके कीजिए, प्लांटेशन कीजिए। कहने का मतलब है कि क्रॉप पैटर्न और क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप रोटेशन, इन तीनों चीज़ों को सम्मिलित रूप में लेकर चलने के लिए ही ये कानून बनाया है। आप देखिए ट्रेडिशनली हम खेती करते हैं, इस ट्रेडिशनल फार्मिंग से हट करके हमें एक नया तरीका सोचना चाहिए और उस नए तरीके की इनोवेशन के लिए ये सारी की सारी चीज़ें मोदी सरकार ने लाया है। तो इस किसान बिल को अपनाइए, समझिए और इस पर फिर कोई तर्क करे तो मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। अब आप अपनी बातों से उन्हें गलत साबित कर सकते हैं कि ये कानून किसी भी तरह से किसान के हित में ही है, उसके खिलाफ नहीं है। तो मित्रों, अब मैं आपको जो ये 2 हो गया, तीसरा जो कानून है वस्तुतः वह तीसरा कानून है नहीं, वो एक अमेंडमेंट है जो कमोडिटी एक्ट का है। तो मैं 1-2 दिन के बाद से जो है ये जब तक आप सुने इसको, मैं तीसरा वाला कानून भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार।